कोई उसकी कॉपी कोई इसकी कॉपी, सब घिसते पेंसिल मैंने घिस दी कॉपी। 10 वाला पेन और 20 की कॉफी, हालत इनकी करी चाय में डूबे बिस्किट टॉसी। अभी देखे मुझे भागे रखे सर पर पैर, मुड़ के ना देखेंगे घर तक, ये मेरे कागज मेरे शब्दों से लथपथ है। माइक करा लोग फिर रैप पर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी। ये टॉपिक पर्सनली मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है क्योंकि इसमें है एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। मैं बिल्कुल आपको वो स्टोरी सुनाऊंगी और देखिएगा कि स्टोरी सुनते सुनते ही आपको मैक्सिमम फैक्ट्स याद हो जाएंगे। इस आने वाले वीडियो में मैंने बहुत सारे सोर्सेस से इंफॉर्मेशन कंपाइल करके ऐड करी है। इस वीडियो के बाहर आपको और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में मेरे साथ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। बट वेट, बिफोर स्टार्टिंग इस मैप को समझने की कोशिश करते हैं। काफ़ी रंग बिरंगा मैप बनाया है मैंने। तो ये ब्लू वाला है थानेश्वर वाला एरिया, मतलब अभी प्रेजेंट हरियाणा, जहाँ पे रूल कर रही थी पुष्यभूति डायनेस्टी। ये ग्रीन वाला है कन्नौज, जहाँ पे मौखरीज रूल कर रहे थे। ये ग्रे वाला है बंगाल, जहाँ पर गौड़ शासन था और इम्पोर्टेंट रूलर है वहाँ के शशांक। ये पर्पल वाला है मालवा, मतलब एमपी का रीजन, जहाँ पे देवगुप्त रूल कर रहे हैं। और बाकी ये छोटे मोटे किंगडम्स हैं जो हमारी स्टोरी का पार्ट नहीं है। आगे हम स्टोरी पढ़ेंगे जिसमें आएगा थानेश्वर, मालवा, कन्नौज और गौड़। ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बट उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस पीरियड के सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या हैं। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है बाणभट्ट की रचना हर्षचरित और कादम्बरी। बाणभट्ट कौन थे? वो थे दरबारी कवि किसके? हर्षवर्धन के। जी हाँ, हर्षवर्धन एक ऐसे प्रतापी राजा जिन्होंने 16 वर्ष की आयु पे गद्दी पे बैठ के एक बहुत बड़ा एम्पायर अपना एक्सपैंड किया था। तो उन्हीं के दरबारी कवि कौन थे? कोर्ट पोएट जिसे हम कहते हैं, बाणभट्ट। और उन्होंने रचना की थी हर्षचरित और कादम्बरी की। हर्षचरित बायोग्राफी थी किसकी? हर्षवर्धन की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है हेनसंग की सीयू की। अब हेनसंग कौन है? ही इज़ अ चाइनीज ट्रैवलर और उन्होंने लिखी है सीयू की, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जर्नी टू द वेस्ट। हर्षवर्धन के काल में ये चाइना से इंडिया आए थे और उस समय उन्हें जो भी कल्चर दिखा, एडमिनिस्ट्रेशन दिखा, इकोनॉमी दिखी, उन्होंने अपनी सीयू की नामक किताब में उन सब की वर्णन किया है। नेक्स्ट सोर्स इज मधुबन प्लेट इंस्क्रिप्शन एंड सोनपत इंस्क्रिप्शन। बांसखेड़ा इंस्क्रिप्शन में हर्षवर्धन के सिग्नेचर मौजूद हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा कि हर्षवर्धन के सिग्नेचर कौन से इंस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, तो वो है बांसखेड़ा इंस्क्रिप्शन। अब हर्षवर्धन ने खुद के भी कुछ ड्रामाज लिखे थे, जैसे कि रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका याद रखना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको अपनी कोई स्टूपिड सी ट्रिक बताती हूँ। फिर से आपके ऊपर है, आपको भी याद रखना है कि नहीं। तो गणेश जी थे। गणेश जी किस पे बैठते हैं? रैट पे बैठते हैं, मूषक पे बैठते हैं। गणेश जी के पापा हैं शिव जी। उनके गले में क्या रहता है? नाग रहता है। और शिव जी की पत्नी है पार्वती, और पार्वती भी पी से आता है, प्रियदर्शिका भी पी से आता है। तो हो गए ना याद, रत्नावली रैट वाला, नागानंद का नाग और पार्वती का प्रियदर्शिका। बहुत ही स्टूपिड सी ट्रिक थी, आई नो, बट अगर आपको इससे याद हो पा रहा है तो इससे बेटर और क्या हो सकता है। हमें तो मार्क्स लेने हैं ना, ट्रिक को कौन देख रहा है, ठीक है। फिर आते हैं पुलकेशिन द्वितीय के एहोल इंस्क्रिप्शन में। पुलकेशिन II was basically a ruler of चालुक्य डायनेस्टी, जिनके बारे में हम आगे भी बात करेंगे।
पर अभी आपको याद रखना है ऐहोल इंस्क्रिप्शन किसका है, पुलकेशिन II का। ठीक है। पुष्यभूति डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, संस्थापक कौन थे, स्वयं पुष्यभूति। उन्होंने अपना किंगडम कहाँ पे इस्टेब्लिश किया था, थानेश्वर हरियाणा में। और दूसरे इम्पॉर्टेंट रूलर जो थे वो थे प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन ने बहुत सारी उपाधियां ले रखी थी, जैसे महाराज धीराज और परम भट्टारक। स्टोरी शुरू करते हैं। प्रभाकर वर्धन ने भाई शादी करी यशोमती नामक एक स्त्री से और इन दोनों के हुए 3 बच्चे। सबसे पहले है राजवर्धन, देन हर्षवर्धन और एक बहन है राजश्री। अब प्रभाकर वर्धन को सक्सीड किया राजवर्धन ने, जो कि थानेश्वर के राजा थे। और राजश्री की शादी किसके साथ करा दी गई, ग्रहवर्मन के साथ, जो कि कन्नौज के राजा थे। मैंने आपको ऊपर बताया था नॉर्थ ईस्ट साइड में कन्नौज था, उसके राजा ग्रहवर्मन से शादी करा दी राजश्री की। पर प्रॉब्लम ये हुई कि ग्रहवर्मन के दुश्मन कौन थे, देवगुप्त, जो कि मालवा के राजा थे। और देवगुप्त के दोस्त थे शशांक, जो कि बंगाल के रूलर थे। मैंने आपको बताया था वो ग्रे कलर में, अगर आपको याद आ रहा हो तो भाई देवगुप्त और शशांक ने मिलकर क्या किया, कन्नौज को हथियाने के लिए ग्रहवर्मन की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बना लिया। भाई अब राजवर्धन को आई गुस्सा कि इस तरह से कैसे, मतलब मेरी बहन को बंदी बना लिया और उसके पति को हत्या कर दी। वो पहुंचे गुस्साए हुए किसके पास, देवगुप्त के पास, और गुस्से में देवगुप्त की उन्होंने कर दी हत्या। पर भाई अब शशांक को भी आ गई गुस्सा, तुमने मेरे दोस्त देवगुप्त को कैसे मारा। तो अब शशांक ने हत्या कर दी किसकी, राजवर्धन की। राजश्री फिर जंगलों में भाग गई कि भाई अब तो ये फिर से मुझे बंदी बना लेंगे। अब राजवर्धन की मृत्यु की खबर पहुंची किसके पास, हर्षवर्धन के पास। हर्षवर्धन उस समय महज 16 साल के थे और 16 साल की आयु में उन्होंने गद्दी संभाली और निकल पड़े वो 2 कामों को करने के लिए। सबसे पहला काम था कन्नौज वापस लेना था, जो कि अभी किसके पास था, शशांक के पास। और दूसरा काम था अपनी बहन राजश्री को ढूंढना, जो कि पता नहीं विंध्या के जंगलों में खो गई थी कहीं। बस निकल पड़े हर्षवर्धन। सबसे पहले उन्होंने शशांक की हत्या करी और जब राजश्री को ढूंढने निकले तो कहते ये हैं कि राजश्री बस खुद को अग्नि में सौंपने ही वाली थी कि एंड टाइम पे हर्ष ने आके उनकी जान बचा ली थी। एक बार फिर से स्टोरी को मैं समराइज कर देती हूँ, क्विक समरी देती हूँ। तो मैंने आपको क्या बताया था, प्रभाकर वर्धन की पत्नी थी यशोमती और उन दोनों के थे 3 बच्चे, राजवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। राजवर्धन बन गए राजा, राजश्री की शादी हो गई कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन से और ग्रहवर्मन को देवगुप्त और शशांक ने मिलके मार दिया। राजश्री को बंदी बना लिया। राजवर्धन अपनी बहन का बदला लेने निकले और देवगुप्त को हत्या कर दी। शशांक ने देवगुप्त की हत्या का बदला लेने के लिए राजवर्धन की हत्या कर दी और राजश्री जंगलों में भाग गई। हर्षवर्धन 16 साल की आयु में गद्दी पर बैठे और अपने भाई राजवर्धन की हत्या का बदला लिया शशांक की हत्या करके। शशांक से उन्होंने कन्नौज वापस लिया और अपनी बहन राजश्री को ढूंढा और बचाया जब वो खुद को मारने वाली थी। राजश्री को उन्होंने कन्नौज वापस कर दिया हर्ष ने कि भाई बहन अब तुम ही रूल करो, तुम्हारी तो था कन्नौज, ठीक है। और हर्षवर्धन कहाँ पर, थानेश्वर में रूल करने लगे थे। अब हम हर्षवर्धन के बारे में पढ़ते हैं। 16 साल की उम्र में उन्होंने गद्दी पे बैठे, ये तो पता ही था। अब हर्षवर्धन के कुछ नाम थे जो कि इम्पॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला उनको कहा जाता है शिलादित्य और दूसरा नाम है उनका शक्लोत्तरा पथेश्वर।
बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नाम है भाई, बोलते भी नहीं बन रहा। बस इतना याद रखिएगा, अगर 4 ऑप्शन आते हैं तो जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नाम है वही है हर्षवर्धन का नाम। इसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ नदर्न इंडिया। आप देख सकते हैं हर्षवर्धन का एम्पायर कितना बड़ा है। थानेश्वर तो है ही है, और ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है पूरा नॉर्थ उन्होंने ले लिया था भाई, कैप्चर कर लिया था। हर्षवर्धन की पहले कैपिटल थानेश्वर थी, पर 6 साल बाद उनकी बहन राजश्री ने उन्हें कन्नौज भी सौंप दिया था। बोला था कि भैया अब आप ही रूल करो कन्नौज को, ठीक है। तो हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपने एम्पायर में मिला लिया था, और बाद में उन्होंने कन्नौज को अपनी कैपिटल बना ली थी। कन्नौज आगे चल के इतना ज़्यादा इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस हो गया था कि आगे वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह ट्रिपटाइट स्ट्रगल, त्रिपक्षीय संघर्ष चला था इस कन्नौज के लिए। बट अभी आपको बस इतना याद रखना है कि कन्नौज हर्षवर्धन की कैपिटल बन गई थी। बात करें अगर मिलिट्री कॉन्केस्ट की, तो सबसे पहला काम तो हर्षवर्धन ने किया था कि शशांक को बंगाल से हटा दिया था। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्केस्ट जो उन्होंने किया था वो किया था वल्लभी के राजा ध्रुवसेन II को हराया था और उनको बना लिया था अपना वसाल। वसाल का मतलब होता है कि कोई भी राजा दूसरे राजा को हराएगा बट उससे राज करने का अधिकार नहीं छीनेगा, उसे वापस कर देगा। तो इसलिए ध्रुवसेन रूल तो करेंगे वल्लभी पर हर्षवर्धन के अंडर रह के रूल करेंगे, तो उसे ही कहते हैं वसाल। अब ध्रुवसेन हर्षवर्धन के क्या बन चुके हैं? वसाल। अदर इंपॉर्टेंट मिलिट्री कॉन्केस्ट वॉज विथ पुलकेशिन II ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। तो हुआ ये था कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन II के बीच में युद्ध हुआ था, पर हर्षवर्धन डिफीट हो गए थे, पुलकेशिन ने उन्हें हरा दिया था और फिर उन्होंने उपाधि ली थी परमेश्वर। और पुलकेशिन ही थे जिन्होंने इतना कॉम्प्लिकेटेड सा टाइटल दिया था हर्षवर्धन को, ठीक है, याद रखिएगा। लास्ट मिलिट्री कॉन्केस्ट जो किया था वो था कलिंग के अगेंस्ट, और वो सक्सेसफुल रहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हर्ष एंड बुद्धिज्म। हर्ष तो पहले शैविज्म के फॉलोअर थे, पर बाद में जब हेन सांग उनसे मिले तो उनको इन्फ्लुएंस कर दिया था, और बाद में हर्ष ने जाके बुद्धिज्म का महायान सेक्ट अडॉप्ट कर लिया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कन्नौज असेंबली, जो कि हर्ष ने ऑर्गेनाइज्ड की थी। वो बेसिकली एक रिलीजियस असेंबली थी जो कि कन्नौज में हुई थी ताकि हेन सांग को सम्मानित कर सकें। हेन सांग के सम्मान में कन्नौज असेंबली हुई थी जो कि 23 डेज तक चली थी। इसमें हेन सांग ने बुद्धिज्म के जो महायान सेक्ट है उसकी वैल्यूज़ को एक्सप्लेन किया था और स्टैब्लिश की थी महायान की सुपीरियॉरिटी ओवर अदर्स, ठीक है। बाद में हम बात करते हैं इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस की। ये एक ऐसी रिलीजियस कॉन्फ्रेंस होती थी जो कि हर 5 साल में एक बार होती थी, और यहाँ पर हर्षवर्धन आते थे और उनके पास जो कुछ भी होता था वो दान कर देते थे। कहा यह जाता है कि जब हर्षवर्धन हर 5 साल में एक बार उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते थे तो उन्होंने जो भी पहना रहता था, कपड़े हो गए, ज्वेलरी हो गई, सब कुछ दान कराते थे। हालांकि हिस्टोरियंस का मानना यह है कि इस फैक्ट को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके बताया है, ऐसा कुछ होता नहीं था। खैर, हमें इन सब से लेना देना नहीं है, इन कंट्रोवर्सी से कि वो दान करते थे नहीं करते थे। पॉइंट इज़ कि हर 5 साल में इलाहाबाद में कॉन्फ्रेंस होती थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी और इकोनॉमी कल्चर को। जो भी रेवेन्यू किंग के पास आता था, मतलब पूरे एम्पायर के पास आता था, उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता था। सबसे पहला पार्ट जाता था किंग के पास, दूसरा पार्ट जाता था स्कॉलर्स के पास, तीसरा पार्ट जाता था पब्लिक सर्वेंट्स के पास, और चौथा जाता था रिलीजियस एक्टिविटीज़ में। चीफ सोर्स ऑफ इनकम जो रहता था वो एग्रीकल्चर से ही मिलता था,
और 1/6 ऑफ प्रोड्यूस जितना भी उगाया जा रहा है उसका 1/6 भाग रेवेन्यू के तौर पे दे दिया जाता था। अब हर्ष के पीरियड में बहुत सारे रिकॉर्ड्स लिखे गए थे और उन्हीं रिकॉर्ड्स के कलेक्शन को कहा जाता है आर्चिव, और उस आर्चिव को हर्ष के पीरियड में कहा जाता था निलोपितु। क्या कहा जाता था? निलोपितु। कितना क्यूट नाम है। आई थिंक याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन सामने आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप मार्क कर ही दोगे। अदर इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द सोसाइटी इज विडो रीमैरिज परमिटेड नहीं थी, सती की प्रैक्टिस प्रिवेलेंट थी। हेनसांग 3 वेज को मेंशन करते हैं कि किस तरह एक डेड को डिस्पोज किया, डेड इंसान को या किसी को भी डिस्पोज किया जाता है। सबसे पहला है क्रिमेशन, नेक्स्ट इज वाटर ब्यूरियल और तीसरा है एक्सपोजर इन वुड्स। हर्षवर्धन ने नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी उसको पैट्रनाइज किया था। और फिर एक नेक्स्ट चीज़ आती है कि हर्ष के लिखे हुए ड्रामा, ये तो मैंने ट्रिक के साथ बता ही दिया था, कुछ तो याद आ ही रहा होगा आपको, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। बाणभट्ट की रचना थी हर्षचरित और कादम्बरी, याद रखेगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाणभट्ट ने किसकी रचना की थी? हर्षचरित और कादम्बरी। एक और क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं कि बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो याद रखिएगा किसके कवि थे? हर्ष के। ठीक है। अब कुछ स्कॉलर्स हैं जो कि हर्षवर्धन के कोर्ट में मौजूद थे, मयूर, दिवाकर और जयसेन। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं 4 ऑप्शन देके कि इनमें से कौन से पोएट जो स्कॉलर्स थे वो हर्षवर्धन के कोर्ट में थे या नहीं थे। तो याद रखिएगा मयूर, दिवाकर और जयसेन। कैसे याद रख सकते हैं? MDJ, JMD। अरे वाह, JMD अच्छी ट्रिक है ना, जय माता दी। हाँ, इससे याद हो जाएगा। खैर, आप चाहें तो मेरी ट्रिक्स को इग्नोर कर सकते हैं, आप अपनी खुद की ट्रिक्स भी बना सकते हैं। आई थिंक उससे आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। तो आई होप आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा हर्षवर्धन के बारे में और उसके काल के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। अगर किसी का तरह का डाउट हो तो भी लिख के बताइए, और प्लीज़ लाइक भी कीजिए वीडियो को और कमेंट भी करते रहा करो। मोटिवेशन बना रहता है ताकि नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा एनर्जेटिक होके मैं आऊँ और आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर पाऊँ। आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे संगम काल के बारे में, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसमें भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको, तो बने रहिएगा मेरे साथ। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं कल। बाय बाय।